सक्सेसफुल पेरेंटिंग नई पीढ़ी की परवरिश की नई रीत जाने। लॉ ऑफ मैनेजमेंट। जीवन के अति महत्वपूर्ण 3 चीज़ें समय, पैसा और स्वास्थ्य का आयोजन कीजिए। जरूरी साधन उपलब्ध होने के बाद भी उचित आयोजन के अभाव में बच्चा नाकामयाब हो जाए, ये बात सर्वसाधारण है। समय का आयोजन। अधिक काम नहीं, लेकिन नियमितता इंसान को मारती है। करीब 3 दशक पहले एक मनोवैज्ञानिक की टीम ने अत्यंत सफल हुए महाअनुभवों से उनकी सफलता के बारे में कई प्रश्न पूछे। उस हर इंसान ने यह स्वीकार किया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का आयोजन 90% अपनी भूमिका निभाती है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय सफलता की संभावना को बढ़ा देता है। उससे उल्टा किसी भी तरह के आयोजन और योग्य निर्णय के बिना अयोग्य समय पर कोई भी काम किया जाए तो उसमें नाकामयाबी की संभावना अधिक होती है। कपड़ा बनाने की मिल में अगर एक भी धागा टूट जाए तो दूसरा ताका खराब हो जाता है। जिस लड़के या लड़की ने एक गलती की होती है उसकी तनख्वाह में से नुकसान का भुगतान लिया जाता है, लेकिन ज़िंदगी के ताके से टूटे तार के नुकसान का भुगतान कौन करेगा? हम जब अपने भविष्य को बुनते हैं तब उसके पीछे कोई धागा होता है। गंवाया गया समय का मौका हमारा पूरी बनावट को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या यह नुकसान वाली बनावट के ताकत रूपी जीवन को आप फेंक सकते हैं? इस नुकसान का भुगतान किसी और से वसूल सकते हैं? समय 3 तरह से बीतता है। पहला, समय के सही उपयोग के द्वारा। दूसरा, समय के उपयोग के द्वारा। तीसरा, समय के दुरुपयोग के द्वारा। व्यायाम या प्राणायाम कर, अच्छी किताब पढ़ना, किसी शिविर में प्रतिभागी बनना या जीवन विकास की हेतु कोई भी प्रवृत्ति करने का अर्थ है समय का सही उपयोग। नहाना, अखबार पढ़ना, भोजन करना, सोना जैसी जीवन चलाने वाली क्रियाएं करने का अर्थ है समय का उपयोग। और समय बिताने के लिए पान की दुकान पर खड़े रहना, फ़ोन पर लंबे समय तक बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, ज़रूरत से ज़्यादा टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का उपयोग जैसे काम का अर्थ है समय का दुरुपयोग। इस दुरुपयोग को जानकर उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए और समय को सही और अच्छे उपयोग में क्रमशः बढ़ोतरी करने का अर्थ है समय का आयोजन। विद्यार्थी का समय बिगाड़ने वाली बातें, आलस, काम को पीछे खींचने की आदत। धीरे धीरे के मार्ग से चलकर हम कभी नहीं की मंजिल तक आ पहुंचते हैं। जीवन में कभी ना कभी तो हम सब ने आज के काम को कल पर टालने की कोशिश ज़रूर की होगी। इस वृत्ति में आने वाली निरंतर आलस पैदा करती है। हकीकत तो यह है कि तुरंत काम पूरा करने के बदले काम को टालते रहने के कारण ज़्यादा थकान महसूस होती है। बाकी रह गए काम की चिंता इंसान को दिमाग की तरह खाती रहती है। अगर बच्चे में परीक्षा लक्ष्य, पढ़ाई या होमवर्क को टालते रहने की आदत तो हमें आज ही सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अग्रिम की उपेक्षा। जीवन में ध्येय की अस्पष्टता कार्यों में अग्रिम की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अगर समय को बेकार चीज़ों के पीछे बर्बाद नहीं करेंगे तो हमें सभी महत्वपूर्ण कामों के लिए समय मिल जाएगा। इस साल बोर्ड परीक्षा है, टीवी ज़्यादा मत देखो, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बच्चा अपना विद्यार्थी धर्म चूक गया, अपनी अग्रिम बात चूक गया। विद्यार्थी अवस्था में सबसे पहली अग्रिमता पढ़ाई, चिंतन, मनन और लेखन की होनी चाहिए। आपका बच्चा अग्रिमता के अभाव में अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा है ना? निर्णय का अभाव। समय का अगर सबसे बड़ा कोई चोर है तो वह है निर्णय का अभाव। निर्णय के अभाव का मतलब निर्णय लेने की अक्षमता है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर कोई इंसान किसी काम के बारे में अपना निर्णय प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें निर्णय शक्ति का अभाव है। ऐसा होने का कारण उसका डर है कि मुझसे लिया गया निर्णय अगर गलत साबित होगा तो, अगर मैं नाकामयाब हुआ तो
लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह। आपके बच्चे के मन में ऐसा कोई डर तो नहीं है ना? क्योंकि कई बार काम कब शुरू करना है इसके निर्णय का अभाव हमारा इतना समय बर्बाद करता है कि बाद में काम शुरू करना ही हमारे लिए असंभव हो जाता है। चौथा, आयोजन का अभाव। विद्यार्थियों में ज़्यादातर रूप में समय और चीज़ों के आयोजन का अभाव होता है। समय के आयोजन का मतलब है किस समय पर कौन से विषय की तैयारी करनी है, किस विषय की किताबें, नोट्स आदि कौन सी जगह पर रखने हैं। यह व चीज़ों का आयोजन, ये दोनों आयोजन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर चीज़ों के आयोजन का अभाव होगा, यानी कि किताबें, पेन, पेंसिल, चाबी जैसी चीज़ें अपने निश्चित स्थान पर नहीं होगी, तो उन्हें ढूंढने में आपका समय बर्बाद हो जाएगा, जिससे समय के आयोजन पर इसका विपरीत असर होगा। बच्चा अपनी सारी चीज़ें अपने निश्चित स्थान पर रखे और निश्चित किए गए समय पर वह पढ़ाई लिखाई करे, ये देखना हमारा कर्तव्य है। पांचवा, नकारात्मक रूप रवैया। अगर पढ़ाई के प्रति बच्चे का रुख नकारात्मक होगा तो स्वाभाविक रूप से वह पढ़ाई में पूरे दिल से मेहनत नहीं कर पाएगा। आज मौज करो, कल का किससे पता है, पढ़ने से किसका भला हुआ है जैसी मान्यताएं रखने वाले बच्चे को शायद डांट कर पढ़ने के लिए तो बिठा देंगे, लेकिन क्या वह पूरे ध्यान से पढ़कर उसे याद रखेगा या सिर्फ टाइम पास करेगा। माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। छठवां, टीवी मोबाइल दोस्त। जब हम जीवन रूपी गाड़ी में समय रूपी ईंधन से आगे बढ़ते हैं, तब इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समय का ईंधन जरा भी बर्बाद ना हो। आज माता पिता बच्चे के लिए अपना समय नहीं निकालते, इसलिए अब बच्चा अपना अमूल्य समय टीवी और गेम के पीछे बर्बाद करता है। इस बात का पुनरावर्तन होने से रोज़ 3-4 घंटे टीवी देखना उसकी आदत बन जाती है। सुविधा के साथ असुविधा का नाम मोबाइल है। वैज्ञानिकों के मतानुसार 18 साल की उम्र से पहले मोबाइल का उपयोग खतरनाक है। मोबाइल के उपयोग से बच्चे की पढ़ाई की एकाग्रता में 35% कमी दर्ज हुई थी। मोबाइल में मैसेज, चैटिंग और गीत सुनने में रोज़ 1 घंटे से ज़्यादा समय बर्बाद होता है। वह ऊपर से अपने बच्चों के दोस्तों से आप मिलते हैं, वह जब आपके घर आते हैं तब 5-7 मिनट उनके साथ बिताकर उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। कहीं वह अपने सैर सपाटे की आदत आपके बच्चे को लगाने तो नहीं आए हैं ना। रोज़ आधे घंटे से ज़्यादा समय तक टीवी देखना, 12वीं कक्षा से पहले मोबाइल और सैर सपाटा का आवारागर्दी वाले दोस्त आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप देखते ही रहेंगे? पैसों का आयोजन। पैसे कमाना और उसको संभाल कर रखना, इन दोनों चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसों का बचाव और उसके सही उपयोग की शिक्षा बच्चे को विद्यार्थी अवस्था से ही देनी चाहिए। इसके लिए 3 उपयोगी नियम देखते हैं। पहला, पैसों का आदर सम्मान दो। हर माता पिता अपने बच्चे को धनवान या पैसे वाला देखना चाहते हैं। पैसों के साथ आदर जुड़ा हुआ है। जो इंसान लक्ष्मी जी का आदर करता है, लक्ष्मी जी उसके घर निवास करती है। आज हम बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुले हाथ में पॉकेट मनी भी दे देते हैं। ऐसे सभी चीज़ें बिना किसी मेहनत से मिलती है, इसलिए बच्चे के लिए पैसों का कोई महत्व या मूल्य नहीं होता। और फिर पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे कमाओगे तब पता चलेगा, जैसे डायलॉग माता पिता अपने बच्चों को सुनाते हैं रहते हैं। लेकिन इसे बचना है तो उसके पॉकेट मनी के बदले उसमें कोई काम की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। जैसे कि वह अगर गिटार अच्छा बजा लेता है तो आपको गिटार सिखाने के बदले उसे पॉकेट इनकम दीजिए। अगर उसे कंप्यूटर पसंद है तो कोई अच्छी किताब लेकर उसकी डेटा एंट्री के काम की जिम्मेदारी दीजिए। एंट्री के बहाने वह एक किताब भी पढ़ लेगा। मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम सीखना है और बच्चा
उसे जानता है तो प्रोग्राम सिखाने की जिम्मेदारी उसे दीजिए। उसके बदले में पॉकेट इनकम दीजिए। उसे साफ सफाई पसंद है तो उसे उस अपने कमरे की साफ सफाई का काम उसे सौंप कर बदले में पॉकेट इनकम दीजिए। इस तरह के काम के बदले में पैसे मिलते हैं, इसलिए उसके लिए पैसों का मूल्य बढ़ जाता है। वह पॉकेट इनकम के लिए गौरव महसूस करेगा। उसने मेहनत से पैसे कमाए हैं, इसलिए उसे उड़ाने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरा, ज़रूरतमंद को मद मदद करने की आदत। एक पुरानी कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। स्वयंवर का आयोजन हुआ, सारे देवता उपस्थित थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में स्वयंवर की माला पहनाई। ब्रह्मा जी ने इसका कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के पास 4 हाथ है, इसलिए ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए वह मेरा अच्छा उपयोग करेंगे, इसलिए मैंने उन्हें पसंद किया। आप भी इस कहानी के साथ सहमत होंगे। जो इंसान ज़रूरतमंदों की जितनी ज़्यादा मदद करता है, लक्ष्मी जी उसके पास उतना ही ज़्यादा आती है। आप इस नियम को अपनाने की शुरुआत कीजिए। आपको देखकर बच्चा अपने आप जुड़ जाएगा। शास्त्रों में दिए गए नियम के अनुसार मुनाफे का 10% हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। उसमें से कंबल, रेनकोट, चप्पल, कपड़े जैसी चीज़ें खरीदकर गरीबों में बांटनी चाहिए। हर महीने ऐसा कार्य अपने बच्चे के हाथों करवाइए। धीरे धीरे इस शुभ कार्य के लिए अपने पॉकेट इनकम से पैसे जोड़ने के लिए उसे प्रेरित कीजिए। इस तरह से ज़रूरतमंदों के संपर्क में आने से उनकी मदद करने की भावना विकसित होती है। साथ ही खुद को ज़रूरत की सारी सुविधाएं मिल रही है, इसका भी उन्हें एहसास होगा। यह भावना उसमें संतोष की सकारात्मक भावना पैदा करेगी, जो उसकी सफलता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तीसरा, आय और व्यय का लिखित हिसाब। बच्चों को पॉकेट इनकम देना हमारा फर्ज है, उसी तरह उनके पॉकेट इनकम से हो रहे खर्च का हिसाब रखना बच्चों का फर्ज है। इस उम्र में आप उनमें जैसी आदतों के बीज बोएंगे, वैसे फल जीवन भर मिलते रहेंगे। बच्चा अपने दोस्तों के पास देखी किसी भी चीज़ से तुरंत प्रभावित होता है, इसलिए उनके साथ घूमते हुए और खाने पीने के पॉकेट इनकम का उपयोग करने का उससे मन होगा, लेकिन दिन के आखिरी में खर्च किए रुपये का हिसाब लिखते समय फिजूल खर्च का उसे पता चलेगा, जिससे थोड़े ही दिनों में वह अपनी फिजूल खर्ची बंद कर देगा। इसके लिए हमें उसके साथ बैठकर हिसाब लिखने की उसे आदत सिखानी होगी। एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रहे कि बच्चे में अगर कोई फिजूल खर्च किया हो तो उसे डांटना नहीं है। जैसे कि उसने किसी गेमिंग जोन में खेल कर 30 रुपये खर्च कर दिया है, उसका भी हिसाब लिखता है। आप इसे पढ़कर अगर उसे डांटेंगे तो वह अगली बार से उस खर्चों को रिक्शा के भाड़े में लिखा देगा। यहाँ हमारा इरादा बच्चा हमें पसंद हो ऐसी प्रवृत्ति या चीज़ों का हिसाब रखने से नहीं है, पर वह अपनी आय और खर्च का हिसाब रखे, यही देखना है। स्वास्थ्य का आयोजन। स्वास्थ्य के आयोजन के अभाव में बच्चे जल्दी थक जाते हैं। पढ़ाई में एक ध्यान रहने में उन्हें तकलीफ होती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण चश्मे जल्दी आ जाते हैं। हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा, डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द जैसी कई बीमारियां घर कर जाती है। ऐसे समय पर यहाँ दर्शाए गए नियमों का पालन आपके परिवार की तंदुरुस्ती बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध हो। पहला, खाना खाते समय टीवी ना देखें। अमेरिका के संशोधन के मतानुसार खाना खाते समय टीवी देखना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित होता है। जो बच्चे अत्यधिक टीवी देखते हैं वह कई बीमारियों का शिकार बनते हैं। ऐसे बच्चे अनिद्रा, एकाग्रता का अभाव, उग्र प्रक्रिया जैसी बीमारियों का शिकार बनते हैं।
मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के संशोधकों के अनुसार खाना खाते समय टीवी देखने वाले बच्चों को खाना खाने में रुचि नहीं रहती है और वह पौष्टिक, दानेदार और गुणवत्ता युक्त खाना छोड़कर सॉफ्ट ड्रिंक्स और तली हुई चीज़ें या जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे उनकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। दूसरा, खाने के साथ या उसके बाद ठंडा ना लें। नहाते समय एक बाल्टी में ठंडा पानी और दूसरी बाल्टी में गर्म पानी, तो शरीर पर हल्के ठंडा पानी डालेंगे और उसके बाद ही क्या गर्म पानी डालेंगे। धूप या गर्मी में रहकर तुरंत ही एसी में जाने से या एसी में रहकर तुरंत कड़ी धूप में जाने पर चमड़ी को नुकसान होता है ना। ये सीधी सादी बात खाना खाने के में अगर नहीं समझे तो अपना मूल्य स्वास्थ्य गंवाना पड़ेगा। खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक लेना मानो हमारी आदत बन गई है। गर्मा गर्म पाव भाजी हो या पंजाबी, उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक तो बनता ही है ना। लेकिन जैसे ठंडे पानी के बाद चमड़ी पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, उसी तरह गर्म के साथ ठंडा खाना कैसे खा सकते हैं। हम जो खाना खाते हैं वह पचने के लिए जठर में जाता है। पाचन क्रिया के लिए सक्रिय हुए जठर में हम एक प्याला बर्फ वाला पानी, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम डाल देते हैं। ऐसा करने से जठर की सक्रियता कम होती है, लेकिन हम इस बात पर तो ध्यान ही नहीं देते कि नुकसान से मुक्त होकर जठर में पाचन रस उत्पन्न करने के लिए दूसरी 98 अंश डिग्री की गर्मी प्राप्त करने में और आधा घंटा लग जाता है। अरे इतनी ही देर में तो एक और ठंडे पानी का गिलास पेट में उड़ेल देते हैं। खाना खाकर सादा पानी भी पीना हो तो एक आध घंटे के बाद पीना चाहिए, और अगर कुछ ठंडा खाना पीना हो तो वह भी खाना खाने के आधे घंटे बाद ही खाना चाहिए। तीसरा, शक्कर, नमक, सोडा और मैदा सफ़ेद जहर समझिए। खाने पीने के काम में सोच समझ कर ही लीजिए। शरीर में शक्कर की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाने पर जठर और अंतड़ियों में अम्लता, एसिड के कारण दाह, सूजन, सड़ा और छाले हो जाते हैं। मोटापा, डायबिटीज़ और संविधा जैसी बीमारियों को घर करने का मौका मिल जाता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार कार्बोहाइड्रेट पदार्थ अधिक मात्रा में खाने से विटामिन B1 की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। उसके अभाव में इंसान में भूख मर जाना, पाचन में विलंब, थकान और चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसलिए शक्कर का उपयोग कम करें। मिठास के लिए मध और आयुर्वेदिक गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। शरीर के लिए हर रोज़ 5 ग्राम नमक उपयुक्त है। उससे अधिक लेने से चमड़ी के रोग, ब्लड प्रेशर, शुक्राणु का क्षय, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द और मूत्र रोग उत्पन्न होता है। ज़रूरत से अधिक मात्रा में लेने से सोडा भी शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न करता है। रसोई और अन्य ज़रूरतों के लिए काले नमक का उपयोग कर इसके साइड इफ़ेक्ट को टाल सकते हैं। मैदा पचने में भारी होता है, उसे पचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसलिए उनकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो उन्हें मैदे से बनी रोटी, नाना, पराठे, ब्रेड जैसी कोई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पचने में भारी होने के कारण शरीर में आलस पैदा होता है। इसलिए विद्यार्थियों को तो इसका उपयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अत्यंत सरल इन 3 नियमों का पालन कर के देखिए, साथ ही व्यायाम और प्राणायाम भी करके देखिए। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकालेंगे तो डॉक्टर और दवाई के पीछे समय निकालना पड़ेगा।